हेलो फ्रेंड्स, आज हम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के टॉपिक रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन डेवलपमेंट विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि आनुवंशिकता की अवधारणा या कंसेप्ट ऑफ हेरिडिटी क्या होता है। जो हमारी हेरिडिटी प्रोसेस होती है, आनुवंशिकता एक ऐसी प्रक्रिया है कि इसमें क्या होता है, जब कंसेप्शन का टाइम होता है, गर्भाधान का टाइम होता है, उस टाइम पे पेरेंट्स की या माता पिता की जो भी क्वालिटीज हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो चाहे मेंटल हो या फिजिकल हो, माता पिता से किस पे ट्रांसफर हो रही है, बच्चों में किस टाइम पे, कंसेप्शन के टाइम पे। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी या आनुवंशिकता। ठीक है, इस चीज को समझने के लिए कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर हो रही है माता पिता से बच्चे को, पेरेंट्स से चिल्ड्रन को, उससे क्या है कि हेरिडिटी की टू कंसेप्ट निकलते हैं। पहला है हमारा नैरो कंसेप्ट, दूसरा है बॉर्डर कंसेप्ट, संकीर्ण अवधारणाएं और व्यापक अवधारणाएं। सबसे पहले समझते हैं हम नैरो कंसेप्ट, संकीर्ण अवधारणाएं। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो भी फिजिकल सिमिलरिटीज होती हैं उसे हम क्या कह रहे हैं, हेरिडिटी। मतलब कौन सी आनुवंशिकता, जिसमें क्या है, भौतिक समानताएं हैं अपने, मतलब पेरेंट्स की बच्चों में जो भी भौतिक समानताएं हैं, फिजिकल सिमिलरिटीज हैं, उसे हम क्या कह रहे हैं, आनुवंशिकता या हेरिडिटी कह रहे हैं। तो ये कंसेप्ट क्या है, बहुत नैरो है, क्योंकि अगर किसी के बच्चे के बाल अपने पेरेंट्स से नहीं मिल रहे तो हम क्या कह रहे हैं कि इसमें डिसिमिलरिटीज है। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए ही बॉर्डर कंसेप्ट आया। पर नैरो कंसेप्ट में हम सिर्फ किसकी बात करते हैं, फिजिकल सिमिलरिटीज की। उसे ही हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। इसको समझाने के लिए कि नैरो कंसेप्ट में क्या क्या आता है, कलर, साइज, शेप। तो जो भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, जो भी भौतिक समानताएं होती है बच्चों की माँ बाप से, उसे ही हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी। इन केस ऑफ नैरो कंसेप्ट, संकीर्ण अवधारणा के केस में हम क्या कहते हैं, जब भौतिक समानताएं होती हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकताएं कहते हैं। अब समझते हैं बॉर्डर कंसेप्ट। इसमें क्या होता है, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज, मतलब दोनों ही इंक्लूडेड है हेरिडिटी में। आनुवंशिकता में क्या है कि अगर पेरेंट्स का, माता पिता का बच्चों में समानताएं और विभिन्नताएं दोनों ही सम्मिलित होती है हमारे बॉर्डर कंसेप्ट में, व्यापक अवधारणा में। इसमें क्या है कि ये होता है कि जब कंसेप्शन का टाइम है, जो भी फैक्टर है, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो या कोई भी सिम्टम्स हो, वो कब बच्चे में आ गए हैं, कंसेप्शन के टाइम पे। ये नहीं कि जब बच्चा पैदा हुआ और हमने उसको फिजिकली ऑब्जर्व किया उस हिसाब से हमने हेरिडिटी बताई। बॉर्डर कंसेप्ट में हम बात क्या करते हैं कि जब बच्चे का कंसेप्शन हुआ, जब गर्भाधान हुआ, उसी टाइम पे माता पिता की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी क्वालिटीज हैं, वो बच्चे को मिली। वो सारे फैक्टर्स किस में आते हैं, हमारे बॉर्डर कंसेप्ट में। इस हेरिडिटी को, इस आनुवंशिकता को, जहां पे समानताएं और विभिन्नताएं दोनों की बात होती है, वो किस कंसेप्ट में समझते हैं हम, व्यापक अवधारणा में। और इस कंसेप्ट में क्या होता है कि हेरिडिटी में क्या क्या आते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो या कोई भी सिम्टम्स हो, ये सारी चीजें क्या होती है, ये सारे फैक्टर क्या होते हैं, इंक्लूडेड होते हैं हेरिडिटी में। और हमारे नैरो कंसेप्ट में सिर्फ और सिर्फ जो भी फिजिकल सिमिलरिटीज हैं वो क्या डिफाइन करती है, हेरिडिटी को, अनुवांशिकता को डिफाइन करती है। जो हमारा हेरिडिटी वर्ड है, अनुवांशिकी शब्द है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ से डिराइव हुआ, लैटिन वर्ड हेरिडिटास से। इसका मीन्स क्या होता है कि जो कुछ भी, मतलब कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता से जो कुछ भी प्राप्त करता है, ये किसका मीनिंग है, हेरिडिटास का। हेरिडिटास मीन्स क्या होता है कि बच्चा जो भी अपने माता पिता से कुछ भी प्राप्त कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हेरिडिटी क्या होता है कि रिप्रोडक्शन के टाइम पे, जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है उस टाइम पे पेरेंट्स से चिल्ड्रन में, चाहे वो बायोलॉजिकल हो या कोई भी ट्रेट्स हो, उनका ट्रांसमिशन ही क्या होता है, हेरिडिटी। क्योंकि हेरिडिटी प्रोसेस क्या होती है कि जीन का ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, माता पिता से बच्चों में जो जीन का ट्रांसफर होता है, चाहे वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो, मेंटल कैरेक्टरिस्टिक हो, कोई भी सिम्टम्स हो, कोई भी ट्रेट हो, उसको हम किस में लेते हैं, हेरिडिटी में, आनुवांशिकता में। और ये किससे किसको ट्रांसफर हो रहा है, माता पिता से बच्चे को, पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, फ्रॉम जीन। ठीक है।
अब बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण की अवधारणाएं। अब ये तो हमको पता चल गया कि जीन्स माता पिता से जो बच्चे को ट्रांसफर हो रहे हैं, कोई भी ट्रेट्स हैं या जो भी हमारे लक्षण है, वो किससे, माता पिता से बच्चे को जीन के थ्रू ट्रांसफर हुए। किस टाइम पे, कंसेप्शन के टाइम पे, गर्भाधान के टाइम पे। इस कंसेप्शन के बाद इन ट्रेड्स को, इन लक्षणों को क्या है, एक एनवायरनमेंट की जरूरत होती है, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट की जरूरत होती है, जिससे क्या है ये ट्रेड्स, ये लक्षण क्या हो, डेवलप हो पाए। तो इसीलिए क्या होता है कि इन ट्रेड्स को, इन लक्षणों को डेवलप होने के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। अगर क्या है, प्रॉपर एनवायरनमेंट अब्सेंस है, उसका अभाव है, तो इन ट्रेड्स, इन कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या है, डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाएगा। क्या होता है आफ्टर कंसेप्शन, जब क्या हो गया, गर्भाधान हो गया, अब बच्चे के लिए जो एनवायरमेंटल फोर्स है वो क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। क्योंकि बच्चे को जीन्स तो ट्रांसफर हो गए, पर अब क्या है, उस इंडिविजुअल को फॉर्म भी तो होना है। गर्भ में आने के बाद वो पैदा होगा तो उसका डेवलपमेंट भी तो होगा। तो इसीलिए क्या है कि इन चीजों के लिए एनवायरनमेंट का हम क्यों कह रहे हैं कि किसी के डेवलपमेंट में या बच्चे के डेवलपमेंट में क्या इफेक्ट पड़ता है, इसी को समझना है ना हमें। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो कंसेप्ट क्या है एनवायरनमेंट का, क्या अवधारणा है कि जब बच्चा क्या होता है, माँ के गर्भ में आ जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, उसको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट होता है कि जो भी ये जीन ट्रांसफर हुए हैं पेरेंट्स से बच्चे में, जो भी हेरिडिटी हुई है, उसको क्या है, डेवलप होने के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। प्रॉपर एनवायरनमेंट नीडेड होता है उनके डेवलपमेंट के, उन कैरेक्टरिस्टिक के डेवलपमेंट के लिए। तो कंसेप्शन के बाद क्या होता है कि जब कंसीव कर लिया माँ ने, उसके बाद जो भी एनवायरमेंटल फोर्सेस होते हैं, पर्यावरण बल होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। देखो, अब कुछ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम समझते हैं कि जो भी कंसेप्ट है, जो भी अवधारणा है पर्यावरण की, वो क्या है। जो रॉस थे उनके अकॉर्डिंग क्या है कि एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट इज एन एक्सटर्नल फोर्स विच इन्फ्लुएंस अस। तो पर्यावरण क्या है, एक बाहरी शक्ति है, एक एक्सटर्नल फोर्स है जो हमको क्या करती है, प्रभावित करती है। जिस बस के अकॉर्डिंग क्या है कि जो एनवायरनमेंट है वो क्या है, एज एनीथिंग immediately surrounding an object and exerting a direct influence on it। तो जिस बस क्या कहते हैं कि पर्यावरण को किसी वस्तु के आसपास के रूप में परिभाषित करते हैं। जिस बस क्या कह रहे हैं कि एनवायरनमेंट क्या है, जो हमारे आसपास कुछ भी है, जो हम पे क्या है, डायरेक्ट इफेक्ट डाल रहा है, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कर रहा है हमको। अनस्तासी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो एनवायरनमेंट क्या है, इज एवरीथिंग, पर्यावरण वो सब कुछ है जो क्या करता है, किसी भी इंडिविजुअल के अफेक्ट करता है, किसी भी व्यक्ति को प्रभावित करता है। किस चीज को छोड़ के, जीन्स को। क्योंकि जीन्स क्या है, वो माता पिता से बच्चे को ट्रांसफर होते हैं। तो जीन्स को छोड़ के जो कुछ भी बच्चे के, इंडिविजुअल के डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है, वो सब क्या है, एनवायरनमेंट होता है। वुडवर्थ एंड मार्क्यूस, उनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो एनवायरनमेंट क्या करता है, सारे आउटसाइड फैक्टर को कवर करता है जो किसी भी इंडिविजुअल पे क्या करते हैं, उनको प्रभावित करते हैं, जब से क्या हो, उनकी लाइफ स्टार्ट हो जाए। किसी भी, अब क्या है कि कंसेप्शन का टाइम के बाद हम क्या कह रहे हैं कि एनवायरनमेंट क्या होता है कि जब बच्चे का कंसेप्शन हो जाए, उसके बाद उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको अफेक्ट करना, उसके डेवलपमेंट को अफेक्ट करना, वो सब किस में आता है, एनवायरनमेंट में। तो एनवायरनमेंट क्या करता है, जो पर्यावरण क्या है, वो सारे आउटसाइड फैक्टर्स हैं जो क्या है, किसी भी इंडिविजुअल को अफेक्ट करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। कब से, जब से उसकी लाइफ स्टार्ट हो जाती है। जो डगलस और हॉलैंड थे, उनके अनुसार क्या है, जो एनवायरनमेंट है वो क्या है, एग्रीगेट है किसका, ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, इन्फ्लुएंसेस एंड कंडीशन which affect the life, nature, behavior and the growth, development and maturity of living organism। डगलस और हॉलैंड के अनुसार क्या है, पर्यावरण शब्द का उपयोग किसके लिए कर रहे हैं हम, एनवायरनमेंट वर्ड का यूज किसके लिए कर रहे हैं, कोई भी जो भी बाहरी फैक्टर्स हैं, जो भी एक्सटर्नल फैक्टर है, उनका इन्फ्लुएंस
ठीक है, वो सारे एक्सटर्नल फैक्टर, उनका जो भी प्रभाव है और वो जिस भी स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है, चाहे वो क्या हो, किसी के भी जीवन, प्रकृति, व्यवहार और विधि, विकास और जीवित जीवों की परिपक्वता को प्रभावित करते हैं। ये सब का उपयोग हम किस चीज से करते हैं? पर्यावरण से। मतलब एनवायरनमेंट किस लिए यूज कर रहे हैं हम डगलस और हॉलैंड के अकॉर्डिंग? कि जो भी एक्सटर्नल फैक्ट फोर्सेस हैं, जो भी बाहरी प्रभाव हैं जो उनको प्रभावित करते हैं, किसी की भी बच्चे की ग्रोथ, डेवलपमेंट, मैच्योरिटी, इन चीज, चाहे उसका बिहेवियर हो या उसकी ग्रोथ हो या उसकी डेवलपमेंट है, इन सबको कोई भी एक्सटर्नल फोर्स क्या कर रहा है? प्रभावित कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, या कैसे उनको प्रभावित कर रहा है, किस कंडीशन में प्रभावित कर रहा है, वो सब क्या होता है? एनवायरनमेंट होता है, पर्यावरण होता है। किसके अकॉर्डिंग है ये बात? डगलस एंड हॉलैंड के अकॉर्डिंग। अब समझते हैं टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण के प्रकार। पहला है हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट, प्राकृतिक पर्यावरण। दूसरा है सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट, सामाजिक और या सांस्कृतिक वातावरण। तीसरा है इंटेलेक्चुअल और मेंटल एनवायरनमेंट, बौद्धिक या मानसिक वातावरण। चौथा है इमोशनल एनवायरनमेंट, भावनात्मक वातावरण। अब बात करते हैं हम पहले टाइप की, जो क्या है? नेचुरल एनवायरनमेंट। अब नेचुरल मीन्स क्या है? नेचर। तो नेचर में जो कुछ भी आता है, चाहे वो क्या हो, लिविंग बींग्स हो या कुछ भी है, वो सब क्या होते हैं? हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में आते हैं। क्योंकि हम बात क्या कर रहे हैं? बच्चे के डेवलपमेंट की, चाइल्ड डेवलपमेंट की, लर्नर डेवलपमेंट की। तो क्या होता है कि बच्चे, ये जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, जो प्रकृति का बच्चे पे प्रभाव है, वो क्या होता है? नेचुरल होता है। ठीक है, क्योंकि जब बच्चा किसी भी के कांटेक्ट में आ रहा है, किसी भी लिविंग बीइंग्स के या कुछ भी, चाहे वो प्लांट्स के या किसी ऐसी पावर के कांटेक्ट में आ रहा है, तो वो उसी तरीके का ढल जाता है, क्योंकि ये क्या है? नेचुरल है। ठीक है, ये प्राकृतिक है कि बच्चे को जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा, नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है, वो उसी हिसाब से क्या होगा? ढलने लग जाएगा, उसी हिसाब का उसका डेवलपमेंट होगा। चाहे वो बच्चे की फीलिंग्स हो या उसको जो फील हो रहा हो उस एनवायरनमेंट में, ये सब किस में आता है? नेचुरल एनवायरनमेंट में। अब बात करते हैं हम दूसरे टाइप की, वो है सोशल एनवायरनमेंट और कल्चरल एनवायरनमेंट। अब हम बात करें सोशल एनवायरनमेंट, तो उसमें क्या आता है? सोसाइटी, जो भी बच्चे का समाज है, जिस समाज में वो रह रहा है, जिस सोशल एनवायरनमेंट में वो रह रहा है, उसी हिसाब का क्या होगा? बच्चे का डेवलपमेंट होगा। जो भी एलिमेंट उसके सोसाइटी में प्रेजेंट है, उसके एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, वो सारे एलिमेंट क्या है? बच्चे के डेवलपमेंट को अफेक्ट करेंगे। तो सोशल एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है? कि बच्चे की फैमिली, स्कूल, सोशल रिलेशनशिप, कि उसका कैसा समाज में रिश्ता है, किस तरीके का वो सामाजिक संबंध बनाता है, तो ये सब किस में आते हैं? सोशल एनवायरनमेंट में। जो भी बच्चे के फैमिली मेंबर्स हैं, चाहे वो उसके पेरेंट्स हो, ब्रदर, सिस्टर हो, रिलेटिव हो, ये सब क्या है? कि बच्चे की पर्सनैलिटी पे ग्रेट इम्पैक्ट डालते हैं, एक ऐसा प्रभाव डालते हैं कि उसी हिसाब की क्या है? बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप होती है, उसी हिसाब का बच्चे का क्या होता है? व्यक्तित्व बनता है। और स्कूल में क्या होता है? कि जो भी टीचर, क्लासमेट या जैसा उनका बिहेवियर है, ये बच्चे की पर्सनैलिटी के लिए क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कि बच्चे का जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, जो भी पर्सनैलिटी का डेवलप हो रहा है, उनके टीचर, क्लासमेट, उनके बिहेवियर पे डिपेंड होता है। अब क्या है कि हम सोशल रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि हमारे सोशल एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है? फैमिली, स्कूल, सोशल रिलेशनशिप। तो फैमिली में तो फैमिली मेंबर्स हो गए, स्कूल में टीचर, क्लासमेट्स, ठीक है। और सोशल रिलेशनशिप का मीन्स क्या हुआ? कि कोई भी इफेक्ट, ऐसा प्रभाव कि किस लिविंग स्टाइल में वो रह रहे हैं, किस तरीके की उनकी बातचीत होती है, ये सब क्या होते हैं? सोशल रिलेशनशिप। क्योंकि वो किस तरीके के लोगों के साथ बैठ रहा है, किस तरीके से उनके बीच में बातचीत होती है, ये सब किस में आता है? सोशल रिलेशनशिप में। तीसरा टाइप है हमारा इंटेलेक्चुअल और मेंटल एनवायरनमेंट। अब हम बात करें मेंटल एनवायरनमेंट की, तो इसका मीन्स क्या होता है? कि वो सारी मेंटल सिचुएशन जो बच्चे के क्या है? माइंड या ब्रेन को क्या कर रही है? अफेक्ट कर रही है। कि किस तरीके की बच्चा बुक्स पढ़ रहा है, किस तरीके के सर्कल में वो बैठ रहा है, कि जहाँ पे वो किस तरीके की बातचीत हो रही है, किस तरीके की मीटिंग अटेंड कर रहा है, किस तरीके का एंटरटेनमेंट वो यूज कर रहा है, किस तरीके का मनोरंजन कि वो साधन यूज कर रहा है, कि वो पढ़ने से रिलेटेड है या वो सिर्फ एंटरटेनमेंट है। तो ये सारे जो भी
फैक्टर्स हैं ये बच्चे के, या आप कहिए कि जो भी एसेंशियल एलिमेंट है कि किस तरीके के बच्चे का क्या होगा, मेंटल डेवलपमेंट होगा, ये सारे किस में आते हैं, मेंटल एनवायरनमेंट में। क्योंकि आप बात कर रहे हैं बुक्स, तो ये क्या है, किस तरीके के बच्चे ने बुक्स पढ़ी तो ये बच्चे का क्या है, माइंड को अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या है, बुक्स क्या कर रही है, बच्चे के माइंड को अफेक्ट कर रही है, वो भी कौन सी वो बुक पढ़ रहा है। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि जो इंटेलेक्चुअल या मेंटल एनवायरनमेंट होता है वो क्या करता है, वो कौन सी सिचुएशन है जो बच्चे के माइंड और ब्रेन को अफेक्ट करती है, बच्चे की क्या है, लर्निंग प्रोसेस में हेल्प करती है। तो ये क्या है, बच्चे का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। तो अच्छा मेंटल एनवायरनमेंट मिलेगा तो उसी हिसाब का क्या होगा, बच्चे का डेवलपमेंट होगा। फोर्थ टाइप है इमोशनल एनवायरनमेंट, भावनात्मक वातावरण। इसमें क्या होता है, आपको पता है कि किसी भी बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट किससे पे डिपेंड करता है, सोशल डेवलपमेंट पे, कि बच्चे का किस तरीके का सोशल डेवलपमेंट हो रहा है उसी हिसाब का क्या होता है, बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट होता है। तो इमोशनल एनवायरनमेंट क्या आता है कि वो सारी प्रोसेस जो बच्चे को क्या है, इमोशनली डेवलप कर रहे हैं, वो सब किस में आते हैं, इमोशनल एनवायरनमेंट में। चाहे वो बच्चे के क्या है, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव हो, टीचर हो, क्योंकि ये सब क्या है बच्चे के अंदर, क्योंकि ये सोसाइटी के अंदर आ रहे हैं, ये किस तरीके का इमोशनल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं कि बच्चा में कैसा इमोशनल नेचर क्रिएट हो रहा है। तो इमोशनल एनवायरनमेंट में क्या आते हैं, बच्चे के फ्रेंड्स, रिलेटिव, पेरेंट्स। ठीक है, और इमोशनल एनवायरनमेंट में क्या है, एक क्योंकि आप इमोशन को क्या है, कंट्रोल करना सीख सकते हैं। और ये कैसे सीख सकते हैं कि जब आपको उसकी ट्रेनिंग मिली हो। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, बच्चे की सोसाइटी। तो इमोशनल एनवायरनमेंट में बच्चे की सोसाइटी डिपेंड करती है। तो इसलिए बच्चे का जैसा भी रिलेटिव, टीचर, पेरेंट्स क्या है, जिस तरीके का भी एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे वैसा ही बच्चे में क्या होगा, इमोशनल डेवलपमेंट होगा। अब बात करते हैं रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन लर्नर डेवलपमेंट, कि शिक्षार्थी के विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण का क्या महत्व है। सबसे पहले बात करते हैं इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी, की आनुवंशिकता का क्या प्रभाव पड़ता है। हमें पता है कि जो हेरिडिटी होती है, आनुवंशिकता होती है, वो किसी भी पर्सन की, किसी भी व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी होती है उसके टोटल डेवलपमेंट को क्या करती है, अफेक्ट करती है। क्योंकि फॉर एग्जांपल किसी भी बच्चे के पेरेंट्स क्या हैं, वो टॉल हैं, तो बच्चे भी क्या होंगे, टॉल होंगे। तो उसकी पर्सनैलिटी को, उसके व्यक्तित्व को हेरिडिटी क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है। चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट में हो, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, प्रोफेशनल हो, सोशल हो, इमोशनल हो, जो भी एस्पेक्ट है, हेरिडिटी क्या करती है, इन सारे एस्पेक्ट को, इन सारे पहलुओं को क्या करती है, अफेक्ट करती है। अब बात करते हैं कि क्या आर्ग्यूमेंट थे किसके फेवर में, हेरिडिटी इन्फ्लुएंस, की हेरिडिटी कैसे किसी भी बच्चे के या किसी भी लर्नर के डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है, उन तर्क के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे मेथड या बहुत सारे अध्ययन किए गए इस बात को जानने के लिए कि जो हेरिडिटी है वो क्या करती है, बच्चे के डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। वो क्या क्या है, पहला है स्टडी ऑफ फैमिलीज, जो परिवारों का अध्ययन है। दूसरा स्टडी ऑफ ट्विंस, जुड़वा बच्चों का अध्ययन। तीसरा है स्टडी ऑफ ब्लड रिलेशनशिप, रक्त संबंधों का अध्ययन। और चौथा है एक्सपेरिमेंट ऑन लोअर एनिमल्स, जो निचले जानवर हैं उन पर प्रयोग। ठीक है, सबसे पहला क्या है आर्ग्यूमेंट, स्टडी ऑफ फैमिलीज। इस पे जो महत्वपूर्ण काम या वेरी इंपॉर्टेंट किसका स्टडी थी, गेल्टन की। तो एल्टन ने जो फैमिलीज का स्टडी की, उन्होंने क्या किया, कुछ 971 या 971 सेलिब्रिटी की लाइफ हिस्ट्री का क्या की, स्टडी की, जिसमें जज, आर्टिस्ट, मिनिस्टर, इनकी स्टडी की। इसके साथ ही उन्होंने क्या किया, 977 जो 977 लोग थे उनकी क्या की, लाइफ हिस्ट्री पर रिसर्च की, उनका अध्ययन किया। वो लोग क्या थे, कॉमन और पुअर पीपल थे, गरीब लोग थे। अब उन्होंने क्या अपनी स्टडी के बाद क्या फाइंड आउट किया कि जो 971 जो सेलिब्रिटी थे उसमें 535 535 लोग क्या थे, इंटेलिजेंट निकले। ठीक है, और 977 जो गरीब और कॉमन थे उसमें क्या निकले, सिर्फ 5% वह इंटेलिजेंट, जो सिर्फ 5 लोग 977 में क्या थे, बुद्धिमान निकले। बाकी सब क्या थे, लो और पुअर इंटेलिजेंट थे, वो कम बुद्धि वाले और गरीब थे। तो इस स्टडी से क्या कंक्लूजन निकला कि जो भी क्वालिटीज होती हैं,
चाहे वो इंटेलिजेंस के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि जीन्स में चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो या कोई भी सिम्टम्स हो, वो क्या होता है जीन के थ्रू क्या होते हैं ट्रांसफर होते हैं। तो कंक्लूजन से क्या निकला कि हेरिडिटी का क्या होता है, किसी भी इंटेलिजेंस में या आप कह लीजिए किसी भी ट्रेट में क्या होता है, हमारी हेरिडिटी का या जीन्स का क्या होता है इफेक्ट होता है, क्योंकि वो क्या होती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होती है। दूसरा जो फैमिली पे स्टडी की वो किसने की, गोडार्ड ने 1916 में। उन्होंने एक व्यक्ति था, पर्सन क्या था, मार्टिन कलिकक, उन्होंने इस पे स्टडी की। वो क्या था, एक सोल्जर था, एक सैनिक था। उसने 2 औरतों से 2 बार शादी की। ठीक है, एक औरत क्या थी, मेंटली रिटार्ड थी और दूसरी क्या थी, इंटेलिजेंट थी। अब जो मेंटली रिटार्ड वुमेन थी उसने क्या किया, 480 व्यक्तियों को जन्म दिया, या उसने क्या किए 480 बच्चे पैदा किए। और जो इंटेलिजेंट वुमेन थी उसने क्या किया, 496 बच्चे पैदा किए। अब जो मेंटली रिटार्ड वुमेन थी उसने, उसके क्या थे, 146 बच्चे क्या निकले, मेंटली रिटार्ड। और 32 कैसे निकले, प्रोस्टिट्यूट बने। 24 ड्रिंकर्स, 46 नॉर्मल एंड 36 वर इलीगल। 3 वर पेशेंट एंड रेस्ट वर क्रिमिनल एंड ऑफ लॉ क्वालिटीज। तो इससे पूरा क्या हुआ कि 2 औरतों से शादी की मार्टिन ने। उसमें क्या हुआ कि जो मेंटली रिटायर्ड थी उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन हुई या उसके बच्चे हुए, वो सब क्या निकले, बेकार निकले। कुछ मेंटली रिटार्ड निकले, मतलब कुछ क्या हुए बुद्धि से कम बुद्धि के निकले, कुछ क्या निकले इस तरीके के काम करे जो क्या थे, गलत कामों पे संलग्न थे या इस तरीके के काम करते थे जो क्या थे, बुरे काम थे। सिमिलरली इसी प्रकार क्या होता है, जो 496 थे उसमें थे क्या हुआ, 5 बच्चे क्या हुए, मेंटली रिटायर्ड और कैरेक्टर लेस हुए। अब आप कहेंगे कि वो औरत तो इंटेलिजेंट थी, तो 5 बच्चे कैसे मेंटल रिटार्ड और कैरेक्टर लेस हो गए। तो इसके केस में क्या होता है कि जो हमारी क्रोमोसोम्स की बात होती है कि हमारी जो, 1 सेकेंड, जैसे हमारा ये क्या है, ये फीमेल, ठीक है, ये मेल है, ठीक है, ये मेल और फीमेल का साइन होता है। इसमें क्या होती है, जो फीमेल होती है वो कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं उसके पास, एक्स और एक्स। अब इन दोनों के फीमेल और मेल के बीच में मीटिंग हुई, तो फीमेल के पास क्या है, एक्सएस क्रोमोसोम्स है और मेल के पास क्या होते हैं, एक्स और वाई क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब इनकी मेटिंग हुई तो इनके ऑफस्प्रिंग बने, ठीक है, इनके बच्चे पैदा हुए। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि इनके या तो क्या होंगे, एक्स एक्स, ठीक है, या एक्स वाई, वैसी क्या होंगे, इनके 4 ऑफस्प्रिंग होने की चांसेस है। मतलब ये क्या होती है, पॉसिबिलिटी होती है कि जब मेटिंग होगी तो एक्स 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 वाई एक्स 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 वाई होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो इन दोनों की मेटिंग हो रही है, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पिताजी की भी बच्चों पे जाती है, जो फादर है उसकी भी क्वालिटीज क्या है, बच्चों पे जा सकती है। तो इसीलिए क्या है कि कुछ हो सकता है कि जो हम एक लॉज होते हैं डोमिनेंट रिसेसिव के, वो इसमें अगर लागू होगा तो वहां पे क्या है कि पॉसिबिलिटी है कि 5 बच्चे क्या हो सकते हैं, मेंटली रिटार्ड हो सकते हैं। और बाकी जो बच्चे थे 496 में, हम फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं। जो 496 थे बच्चे, उसमें से 5 क्या हुए, मेंटली रिटार्ड हुए। बाकी के बच्चे क्या हुए, सक्सेसफुल हुए, डॉक्टर टीचर ये सब बने। तो ये चीज किस चीज को बताती है कि जो हमारी हेरिडिटी है वो क्या है, किसी भी बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट को या उसके डेवलपमेंट को क्या करती है, अफेक्ट करती है। या आप कह सकते हैं कि जो इंटेलिजेंस है वो क्या होती है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होती है। तीसरे साइंटिस्ट की बात करते हैं, अभी हम 2 की बात करी, तीसरे थे प्रोफेसर ट्रायन। उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, किस पे किया, 8 जनरेशन ऑफ हाईली इंटेलिजेंट एंड लो इंटेलिजेंट रेट्स। उन्होंने चूहों पर प्रयोग किया। एक तो उन्होंने क्या लिए, अत्यधिक बुद्धिमान, जो हाईली क्या थे, इंटेलिजेंट थे, और कम बुद्धिमान वाले 8 पीढ़ियों के। उन्होंने उनका प्रयोग किया हुआ 8 जनरेशन के
चूहों पे किया, उसमें उन्होंने हाईली इंटेलिजेंट और लो इंटेलिजेंट दोनों टाइप के चूहे लिए। उनकी जब मेटिंग कराई तो उनकी जो भी ऑफस्प्रिंग पैदा हुई, जो भी उनके बच्चे हुए, तो उसमें क्या हुआ कि जो कम बुद्धिमान वाले चूहे थे उन्होंने क्या किया, कम बुद्धिमान वाले चूहे का ही क्या किया, उत्पादन किया। जो लो इंटेलिजेंट वाले रेट थे, उसकी जो जनरेशन थी या उसकी जो ऑफस्प्रिंग थी वो भी क्या थी, लो इंटेलिजेंट थी। और जो हाई इंटेलिजेंट वाले रेट थे उन्होंने कौन से रेट जनरेट किए, उन्होंने हाई इंटेलिजेंट वाले रेट जनरेट किए। तो ये चीज भी किस चीज को बताती है कि हेरिडिटी क्या है, इन्फ्लुएंस करती है बच्चे के डेवलपमेंट को, या किसी भी बच्चे के ही नहीं, क्योंकि ये रेट पे था, एक एनिमल में था। तो ये हेरिडिटी इस किस चीज को बता रही है, ये किस चीज का समर्थन कर रही है कि वो हेरिडिटी क्या है, किसी भी व्यक्ति के या किसी भी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। सेकेंड आर्ग्यूमेंट था स्टडी ऑफ ट्विंस। अब इसके रिस्पेक्ट में समझते हैं कि हेरिडिटी का क्या प्रभाव पड़ता है किसी भी बच्चे अगर ट्विंस हो। ठीक है, तो जो ट्विंस होते हैं उस पे अध्ययन किया, या जो जुड़वा बच्चे थे उस पे अध्ययन करके हेरिडिटी को समझा। ट्विंस भी क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, दूसरे होते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस। जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं वो क्या होते हैं, एक ही एग से फॉर्म होते हैं। और जो फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट एग से फॉर्म होते हैं। इस स्टडी को, जो ट्विंस स्टडी थी या जुड़वा बच्चों का जो अध्ययन था, वो किसने की, स्वेसिंगर ने की। उन्होंने 10 ऐसे पेयर लिए, ऐसे बच्चों का जोड़ा लिया। उन्होंने क्या किया, उसमें से जो जुड़वा 10 पेयर्स में एक बच्चे को या वन मेंबर को क्या है, एक अलग एनवायरनमेंट में उनको परवरिश हुई, और उसी पेयर के जो दूसरा बच्चा था उसके अलग एनवायरनमेंट में उनका क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। उन्होंने जब ये बच्चे बड़े हुए, उनकी स्टडी की, तो उन्होंने क्या देखा कि इन बच्चों का जो आईक्यू लेवल था वो क्या था, डिफरेंट नहीं था। अगर किसी बच्चे में अगर ये डिफरेंस मिला भी तो वो क्या था, बहुत कम था। तो इस बात से क्या पता चलता है कि अगर बच्चे का एनवायरनमेंट भी चेंज करे तो हेरिडिटी की वजह से क्या है, उसका डेवलपमेंट क्या होगा, सेम होगा। किस केस में, ट्विंस के केस में। तीसरा आर्गुमेंट था स्टडी ऑफ ब्लड रिलेशनशिप। जो रक्त संबंधों का अध्ययन है, उससे पता चला कि जो हेरिडिटी का है वो कैसे बच्चे के डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। अब क्या होता है कि जितना क्लोज रिलेशनशिप होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, सिमिलरिटीज होंगी, उतनी ज्यादा क्या होंगी, समानताएं होंगी। और जितना दूर का ब्लड रिलेशनशिप होगा उतनी ही ज्यादा क्या होंगी, डिसिमिलरिटी होंगी। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि जितना क्लोज रक्त संबंध है, जितना क्लोज ब्लड रिलेशनशिप है, उतनी ही ज्यादा सिमिलरिटी बढ़ती है, उतनी जो डिसिमिलरिटी है, जो असमानता है, उतनी ही क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर हम देखें पेरेंट्स और चिल्ड्रन के केस में, तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो क्या होता है, क्लोज रिलेशनशिप होता है, नियरेस्ट रिलेशनशिप होता है। तो इसलिए हेरिडिटी के केस में यहाँ पे क्या होंगी, जो सिमिलरिटीज हैं वो क्या होंगी, बहुत ज्यादा होंगी। ट्विंस के केस में क्या हो जाता है, जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं वो क्या है, माँ बाप के बहुत ज्यादा करीब होते हैं। तो उससे क्या है कि वो सेम जाइगोट में फॉर्म हुए हैं ट्विंस। तो उसमें भी हम क्या कह रहे हैं कि उनका रिलेशनशिप पास होने से क्या है, उनमें जो सिमिलरिटीज हैं वो बहुत ज्यादा होंगी। और फर्टेनल ट्विन के केस में, क्योंकि वो एक ही औरत की, क्योंकि वो फॉर्म तो डिफरेंट एग में हो रहे हैं पर उनकी माँ क्या है, सेम है, उनकी मदर क्या है, सेम है। तो इस केस में क्या है, उनका रिलेशनशिप सेम है। तो इन रिलेशनशिप के बेस में कि जितना पास का रिलेशनशिप है उतनी ही ज्यादा क्या होगी, सिमिलरिटीज होंगी। इसके स्टडी के इस अध्ययन पे बताया है कि जो हेरिडिटी है वो भी क्या है, किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। चौथा आर्गुमेंट था एक्सपेरिमेंट्स ऑन लोअर एनिमल्स। ये किसने कंडक्ट किया था, टॉलमैन ने। उन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे चूहे लिए जो कहते हैं एक्टिव और ब्राइट थे। उनकी जो ब्रीडिंग कराई वो भी क्या की, एक्टिव और ब्राइट रेट में ही की। और उन्होंने क्या लिए, कुछ ऐसे रेट लिए जो क्या थे, डल और लेजी थे। अब क्या है, इनकी ब्रीडिंग कराई तो 7 जनरेशन तक क्या हुआ कि इनका जो
एक्टिव रेट थे, ठीक है। इनकी जो परफॉर्मेंस है या इनकी इंटेलिजेंस, उन्होंने क्या किया, एक मेज टेस्ट कंडक्ट किया और उसमें एक भूलभुलैया टेस्ट होता है, तो जो ब्राइट और एक्टिव रेट थे वो क्या कर रहे थे, सेम पैटर्न शो कर रहे थे, और जो डल रेट थे वो क्या कर रहे थे, सेम पैटर्न शो कर रहे थे। इनकी जो 7 जनरेशन तक जो पैटर्न था वो क्या था, सेम था। किसी भी रेट ने ओवरलैपिंग नहीं, मतलब कंफ्यूज मत हुई। जो टॉलमैन ने थे उन्होंने 2 टाइप के रेट लिए, उन्होंने 2 प्रकार के चूहे लिए। एक तो एक्टिव थे, दूसरे ये समझ लीजिए इनएक्टिव, मतलब डल थोड़े सुस्त टाइप के थे। जो एक्टिव और सुस्त टाइप के जो इनएक्टिव रेट थे, उनको एक मैच टेस्ट, जो एक भूलभुलैया टेस्ट था, उन्होंने उसमें छोड़ा, ठीक है। अब इनकी ब्रीडिंग कराई तो उन्होंने क्या देखा, 7 जनरेशन तक क्या हुआ, जो एक्टिव वाले थे वो सारे के सारे जनरेशन तक क्या है, सेम पैटर्न शो कर रहे थे, और जो इनएक्टिव वाले थे वो क्या थे, सेम पैटर्न शो कर रहे थे। तो इससे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, उन्होंने बताया कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं या जो विशेषताएं होती हैं वो क्या होती है, हेरिडिटी के थ्रू, जीन के थ्रू क्या होती है, 1 जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर होती है। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण का प्रभाव। अब कुछ एनवायरमेंटलिस्ट का क्या था, उनका इस बात पे जोर था कि बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है या किसी भी पर्सन की जो पर्सनैलिटी है, उसको हेरिडिटी से ज्यादा कौन अफेक्ट करता है, एनवायरनमेंट। कि आप मतलब उनके अकॉर्डिंग, उन पर्यावरण के अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है, किसी भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, वो पर्यावरण से क्या होता है, ज्यादा अफेक्टेड होता है। इसी बात को जानने के लिए कि पर्यावरण का इफेक्ट ज्यादा पड़ता है, इसे जानने के लिए कुछ लॉजिक या कुछ तथ्य प्रस्तुत किए गए या प्रेजेंट किए गए, इस बात को बताने के लिए कि जो इफेक्ट होता है एनवायरनमेंट का वो क्या होता है, हेरिडिटी के कंपैरिजन ज्यादा होता है। इसके लिए सबसे पहला आर्गुमेंट क्या था, एक्सपेरिमेंट ऑन चिल्ड्रन ट्रेस फ्रॉम जंगल। ये ऐसा एक्सपेरिमेंट था कि क्या है, ऐसे बच्चों का पता लगाया कि जो क्या रहते थे, जंगल में रहते थे। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे या ऐसे ह्यूमंस थे कि जो कहाँ मिले, जंगलों में मिलते थे। उनका जो सोशलाइजेशन था क्या था, जीरो था, क्योंकि वो अपनी सोसाइटी से बहुत दूर रहते थे। उन जो भी बच्चे या ह्यूमंस फॉरेस्ट में मिलते थे, उनका जो बिहेवियर या व्यवहार कहिए, वो क्या था, एनिमल जैसा ही था, जानवर जैसा ही था, क्योंकि उनकी सोसाइटी क्या थी, एनिमल्स थे। एक लड़का था जिसका नाम क्या था, रामू। वो क्या मिला जंगल में, उसे उस टाइम की क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट है या उस टाइम का, इस बात को बताने के लिए कि जो एनवायरनमेंट है वो बच्चे के डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया, या आप कहिए कि इस तरीके का प्रयोग किया। एक बच्चा था वुल्फ बॉय, उसको भेड़िया लड़का भी कहा जाता था, क्योंकि बचपन में क्या था कि उसको एक भेड़िया लेके चले गया था। तो बच्चे की जो परवरिश हुई या वो कैसे बड़ा हुआ, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट में। तो फॉरेस्ट एनवायरनमेंट का उस पे क्या पड़ा, इफेक्ट पड़ा। उसने क्या चीजें सीखी जो उसके आसपास में थी, तो उसने भेड़ियों के साथ साथ रहते रहते उनके क्या क्या, उनके व्यवहार को भी सीखा, उनके बिहेवियर को भी क्या कर लिया, सीख लिया। तो इससे क्या पता चला कि अगर किसी का भी जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसके एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे के डेवलपमेंट। इसी तरीके के जिनंग ने क्या किया, 30 ऐसे लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया जिन्होंने अपना जीवन कहाँ पे बिताया, जंगलों में। तो स्टार्टिंग में ही अपनी वो जीवन की पहली शुरुआत में कहाँ पे रहते थे, जंगलों में रहते थे। जब उनको क्या किया, उनका सोशलाइजेशन किया गया, तो उनको सोशल ट्रेडिशन सीखने में क्या लगा, बहुत टाइम लगा। मतलब वो सीखे पर उन्हें टाइम लगा। तो हम इस बात से क्या समझ रहे हैं कि एनवायरनमेंट का किसी के भी डेवलपमेंट में क्या पड़ता है, बहुत बड़ा रोल होता है। इसी तरीके का एक किस्सा है, 2 बहनें थी, अमला और कमला। वो भी क्या थी, अपने आप ये कह लीजिए अपने बचपन में वो क्या थी, फॉरेस्ट में उन्होंने अपनी लाइफ जी या वहां पे व्यतीत की। कहाँ पे मिली ये दोनों लड़कियां, अमला और कमला, फॉरेस्ट बंगाल के फॉरेस्ट में, बंगाल के जंगलों में, जिसमें एक की एज क्या थी, 2 साल, दूसरे की थी 9 साल।
इनका जो बिहेवियर था वो भी कैसा हो गया था, एनिमल्स की तरह, क्योंकि फॉरेस्ट एनवायरनमेंट का इन पे इफेक्ट पड़ा। जब इनका सोशलाइजेशन किया, इनका समाजीकरण किया, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि अमला की क्या हो गई, डेथ हो गई, वो मर गई, क्योंकि वो उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं हो पाई। पर कमला क्या हुई, उस एनवायरनमेंट में कुछ टाइम बाद क्या होगी, एडजस्ट हो गई। तो ये क्या बता रहा है कि एनवायरनमेंट का डेवलपमेंट में रोल होता है, चाहे ये है कि टाइम लगता है, पर होता है। ठीक है। सेकेंड आर्ग्यूमेंट था केलॉग का प्रयोग। उनका जो एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने एक 10 महीने के चिंपैंजी पे एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, 10 महीने के चिंपैंजी को अपने लड़के के साथ रखा, जो कितने साल का था, जो सिर्फ 7 मंथ ओल्ड था। जो 7 महीने का था, उन दोनों को सेम एनवायरनमेंट दिया। उनकी जो परवरिश थी या उनका जो डेवलपमेंट हुआ, वो क्या हुआ, सेम एनवायरनमेंट में हुआ। उनके साथ सेम बिहेवियर, जो उनके साथ जो बिहेवियर था, वो क्या था, सेम था। तो क्या हुआ कि जो चिंपैंजी था, कुछ टाइम बाद चिंपैंजी अपना जो खाना वो क्या करने लगा, चम्मच से खाने लगा और पानी ग्लास से पीने लगा। ठीक है। और कुछ वर्ड से उनकी मीनिंग को समझने लगा। तो ये एक्सपेरिमेंट जो केलॉग का था, वो क्या प्रूव करता है कि जो एनवायरनमेंट का इफेक्ट होता है, वो क्या करता है, अफेक्ट करता है किसी भी इंडिविजुअल को, चाहे वो एनिमल हो या ह्यूमन हो। ठीक है। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट था पीपल ऑफ मुरे आइसलैंड। जो मुरे द्वीप के लोग थे, उनको क्या था कि 6 के बाद की गिनती नहीं आती थी। उनकी जो काउंटिंग थी वो क्या थी, 6 तक थी। पर क्या हुआ कि जब ये आइसलैंड, जो मुरे आइसलैंड था, वो स्कॉटलैंड ने ऑक्यूपाई किया, उस पर कब्जा किया, तो उसके बाद उन जो भी वहाँ के लोग थे, उनको एजुकेशन प्रोवाइड की, और कुछ टाइम बाद क्या हुए, वो लोग भी क्या हो गए, सिविलाइज हो गए, सभ्य लोग हो गए। तो ये सब जो एक्सपेरिमेंट है या आप स्टडी की बात करें, तो ये चीज क्या बताती है कि एनवायरनमेंट का डेवलपमेंट पे अफेक्ट बताती है। चौथा आर्ग्यूमेंट था स्टडी ऑफ ग्रेट मैन। कैंडोल थे, उन्होंने क्या किया, फ्रांस के 552 फेमस लोग, जो 552 फेमस पर्सन थे इंग्लैंड और फ्रांस के, उन पे स्टडी की। उन्होंने इन लोगों की लाइफ हिस्ट्री, जो इनका जीवन इतिहास था, इस पे अध्ययन की। और उनका जो कंक्लूजन निकला इनकी लाइफ हिस्ट्री के बाद, उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो हेल्थ और फेवरेबल एनवायरनमेंट होता है, वो क्या पता है, ग्रेट कंट्रीब्यूट करता है किसी भी व्यक्ति के, किसी भी पर्सन के डेवलपमेंट में। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट था स्टडी ऑफ फे एंड एडिथ। ये दो ट्विंस बहनें थी, फे एंड एडिथ। इनको क्या किया, इनकी जो अपब्रिंगिंग हुई, वो क्या हुई, सेपरेटली हुई। और जब ये बड़ी हुई, उसके बाद इन दोनों बहनों की अलग अलग व्यक्तियों से शादी हुई। एक व्यक्ति क्या था, बिजनेसमैन था, और दूसरा क्या था, फार्मर था। अब क्या है, इन दोनों का जो बिहेवियर था, उसमें क्या था, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस थे, क्योंकि इनकी जो अपब्रिंगिंग थी या इनका जो एनवायरनमेंट था, वो क्या था, डिफरेंट था। इनकी फैमिली का एनवायरनमेंट क्या था, डिफरेंट था। तो ये चीज भी क्या बताती कि ट्विंस बहनें होने के कारण, ट्विंस होने के बावजूद भी इनका जो डेवलपमेंट था या इनका जो डिफरेंसेस थे इन दोनों के बीच में, वो क्या थे, बहुत ज्यादा थे। तो ये क्या बताते कि अलग अलग एनवायरनमेंट में रहने से इनमें अलग अलग एनवायरमेंटल डेवलपमेंट हुआ। इसके बाद का एक्सपेरिमेंट था या आर्ग्यूमेंट था एक्सपेरिमेंट्स ऑन इंटेलिजेंट। ये बुद्धिमानी पर प्रयोग किया कि एनवायरनमेंट का इंटेलिजेंट में क्या इफेक्ट पड़ता है। इस एक्सपेरिमेंट को क्या है, दो ट्विंस जेम्स और रेस पे कंडक्ट किया। एक को क्या किया, पहाड़ी हिल्स एरिया में पाला गया और दूसरे को किसी अलग गांव में। जब इनका आईक्यू डिटेक्ट किया, तो इनके दोनों के आईक्यू में क्या था, 19 पॉइंट्स का, 19 पॉइंट का क्या था, डिफरेंस था। ठीक है। सिमिलरली जो फ्री मैन थे, उन्होंने 70 बच्चों को पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट, जो खराब एनवायरनमेंट था, उससे कहाँ शिफ्ट किया, गुड एनवायरनमेंट में। तो इसके बाद क्या हुआ, उन बच्चों के जो आईक्यू लेवल में कितने की बढ़ोतरी हुई, कितना पॉइंट इंक्रीज हुआ, 10 पॉइंट्स। तो जो ये एक्सपेरिमेंट था, वो क्या बताता है कि जो इंटेलिजेंट है, उस पे भी क्या है, एनवायरनमेंट का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर एनवायरनमेंट सही होगा, तो बच्चा उतना ही ज्यादा इंटेलिजेंट होगा।
इसके बाद का आर्गुमेंट है एक्सपेरिमेंट बाय गॉर्डन। गॉर्डन ने क्या किया, उन्होंने कुछ ऐसे लोगों पे स्टडी की जो क्या थे, सोसाइटी से दूर रहते थे, समाज से दूर, नदी के किनारे रहते थे। उन्होंने उनका आईक्यू लेवल क्या पाया, बहुत कम पाया, क्योंकि उनको उस तरीके का एनवायरनमेंट नहीं मिल पाया जिससे क्या हो, उनका मेंटल डेवलपमेंट हो पाए। अब बात करते हैं न्यूमैन, फ्रीमैन और होलिंगर की स्टडी पे। उन्होंने क्या किया, इस आर्गुमेंट को प्रूव करने के लिए कि जो एनवायरनमेंट होता है उसका बच्चे के डेवलपमेंट पे इफेक्ट पड़ता है, चाहे वो फिजिकल है, मेंटल है, किसी तरीके से हो। तो इस पे स्टडी करने के लिए उन्होंने क्या लिए, 220 आइडेंटिकल ट्विंस लिए। उन्होंने 20 एक जैसे जुड़वा बच्चे लिए। उन जो पेयर्स थे उनको उनके जन्म के बाद ही क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब क्या है, उनकी जो भी एबिलिटीज हैं और उनकी जो हेल्थ, फिजिकल डेवलपमेंट या इंटेलिजेंट है, इन सबको उन्होंने कैसे डिटेक्ट किया, एजुकेशनल टेस्ट के थ्रू। अब क्या था, उनमें से एक लड़की जो मतलब पेयर्स थे, उसमें अपनी बहन के कंपैरिजन क्या है, ज्यादा वेट गेन किया, 30 पाउंड क्या वेट क्या किया, अपनी बहन से ज्यादा गेन किया, क्योंकि वो कहाँ पे रह रही थी, सिटी में रह रही थी। उसका जो रहन सहन था वो अपनी बहन के कंपैरिजन क्या था, ज्यादा था। तो यहाँ पे जो आइडेंटिकल ट्विंस होने के बावजूद उसके वेट, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, उसका जो फिजिकल ट्रेट है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अपनी बहन से क्या है, ज्यादा है। तो एनवायरनमेंट बदलने से उन ट्विंस में क्या हुआ, फर्क पड़ा। साथ ही साथ एक लड़की क्या है, ऐसे माहौल में रह रही है जहाँ पे उसका मतलब जो पति है वो क्या है, स्ट्रगलिंग है, लेबर है, वो गांव में रह रही है। तो उसका वेट क्या है, अपनी बहन के कंपैरिजन 10 पाउंड क्या है, कम है, जो क्या है, सिटी में अच्छी लाइफ जी रही है। तो ये चीजें भी, ये जो स्टडी या एक्सपेरिमेंट हुए कि ट्विंस पे, वो क्या बता रहे हैं कि अगर एनवायरनमेंट अलग अलग होगा तो जो ट्विंस हैं उनमें भी क्या होगा, जो फिजिकल, क्योंकि हेरिडिटी में क्या है, जितना क्लोज रिलेशनशिप होगा उतना ज्यादा क्या होगा, सिमिलरिटीज बढ़ेंगी, डिसिमिलरिटी कम होंगी। पर इन न्यूमैन, फ्रीमैन और होलिंगर का अध्ययन क्या बताता है कि अगर एनवायरनमेंट बदल जाएगा ट्विंस का भी, तो वो भी क्या है, उनके डेवलपमेंट को अफेक्ट करेंगे। अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।